अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किसी भी सैलरी पर्सन ने अगर अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वो अपनी जो सैलरी रिटर्न है एफपीआर के अंदर कैसे फाइल कर सकता है, जिसके उसके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, यानी कि उसका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी सैलरी रिटर्न किस तरह से अच्छे तरीके से एफपीआर के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे नोट किए हुए हैं और यहाँ पे मैं वन बाय वन करके इनको डिटेल के साथ पढ़ता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि आपने कैसे कैसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है एफपीआर के अंदर, ताकि आपके वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा हो सके। ठीक है, सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट के अंदर है कि आपने अगर तो आपका एनटीएन ही क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो सबसे पहले आपने अपना एनटीएन क्रिएट करना है। ठीक है, अगर तो आपका एनटीएन क्रिएट हुआ हुआ तो बिल्कुल ठीक है, गुड है। अगर आपका एनटीएन नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो आप सबसे पहले अपना एनटीएन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो आप वहाँ से देख के उसका एनटीएन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि आप अपनी एनटीएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका एनटीएन क्रिएट हो जाए तो एनटीएन क्रिएट करने के बाद आप फाइलर होंगे एफपीआर के अंदर। सबसे पहले आप फाइलर होंगे। एनटीएन क्रिएट करना तो एक अलग बात है और फाइलर होना अलग बात है। ठीक है, आप फाइलर कैसे होंगे? फाइलर आपने 1000 का चालान जमा करवाना होगा एनटीएन क्रिएट करने के बाद। वो भी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया होगा कि आप 1000 का चालान एफबीआर का एटीएल का अंडर सेक्शन 182 के अंडर आप कैसे उसको पे कर, पहले चालान क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद तो आपने कोई भी अपने रिसेंट टैक्स ईयर की एक रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, जैसे कि टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर रिटर्न भी फाइल करनी है 21, 20, 19, 18, वो भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने किया, एनटीएन क्रिएट किया। अगर आपका एनटीएन बना हो तो ठीक है, आपने एक्टिव फाइलर होना है। ठीक है, आप अपने जाके एफबीआर इंक्वायरी के ऊपर चेक कर लेना। इसकी वीडियो भी एक मेरी चैनल पर पड़ी है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि एफबीआर इंक्वायरी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं। अगर तो आप नॉन एक्टिव हैं तो फिर आपको 1000 का चालान जमा करवाना पड़ेगा और एक टैक्स ईयर 2022 की अब टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ये देखिए डेट लिखी हुई है 19/6/2023। अब टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। जैसे 2023 की रिटर्न आ जाएगी फिर आपको 2023 की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर फिलहाल अगर आपने एक्टिव होना है तो आपको टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न जमा साथ करवानी पड़ेगी और 1000 का चालान जमा करवाते साथ ही 5 मिनट के अंदर आप एक्टिव फाइलर एफबीआर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद हम नीचे चलते हैं कि आपने उसके बाद अपनी एनुअल सैलरी जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी वो आपने जमा करवानी है। ठीक है, वो कैसे जमा करवानी है वो भी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है कि आपने अपनी रिटर्न कैसे जमा करवानी है। लेकिन एक छोटी सी मैंने शॉर्ट यहाँ पे आपको मैं एक फॉरवर्ड के अंडर बता देता हूँ कि आपने अपनी रिटर्न कैसे जमा करवानी है। वहाँ से आप वीडियो देख के वहाँ से रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से रिटर्न फाइल करने में कोई भी इशू आ रहा है तो ये मेरा नंबर है, एक सेकंड, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू होगा आपको रिटर्न फाइल करने के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी वापस रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्म बनाया होगा छोटा सा, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है। सबसे पहले आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 90,000। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने डमी डाटा यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद एनुअल सैलरी इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी ये एनुअल सैलरी आ गई 10,80,000। ठीक है, उसके अंदर टैक्स पेबल टू एफबीआर। ठीक है, ये 12,000 भी मैंने मेरे वीडियो के अंदर बताया कि आप अपना टैक्स कैसे क्लियर कर सकते हैं सैलरी के ऊपर या किसी भी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, ये 12,000 के बाद आपके जो 12,000 आपका टैक्स पेबल टू एफबीआर आ गया, वो आपके जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसने आपको डिडक्ट करके आपको दे दिया होगा। ठीक है, वो आपने यहाँ से लेस कर देना। लेस करने के बाद आपका जो होगा टैक्स पेबल नील हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक फुल टैक्स सेलेक्ट पर्सन की रिटर्न का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि एक मिनिमम चाहिए होता है अपनी किसी भी वीजा के लिए। अपनी जहाँ पे वो चेक करते हैं कि ये बंदे ने अपनी सैलरी और रिटर्न क्या गवर्नमेंट के अंदर सही दिखाई होगी, उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब हमारा टैक्स पेबल यानी इतना हमारा बनता था, इतना ही हमारे एम्प्लॉयर ने हमें काट के ये दे दिया था टैक्स। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट टैक्स होते हैं जो हमने पे किए होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तो आपने अपनी सैलरी पे टैक्स दे दिया है तो फिर दोबारा आपने इन चीजों पे क्यों टैक्स दोबारा देना है, ये तो डबल टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो टैक्स ऑन पीटीसीएल का आपका बिल होता है, मोबाइल फोन का बिल होता है, ये मैंने ये रिटर्न वाली वीडियो में कंप्लीटली क्लियर किया हुआ है। साथ मैंने दिखाया हुआ है पीटीसीएल का बिल के ऊपर जो टैक्स है, मोबाइल के ऊपर जो टैक्स है, एडजस्टमेंट टैक्स। ठीक है, ये 2 एडजस्टमेंट टैक्स आ गए। ये अब हमने एफबीआर से हमने रिफंड लेना है, टैक्स रिफंड फ्रॉम एफबीआर। ठीक है, ये 12,500 का। ठीक है, ये एक छोटी सी रिटर्न मैंने आपको बता दी, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया होगा कि आपने आरएस पे जाके इसको कैसे इसको कंप्लीट डाटा को वहां पे जाके फीड करना है। ठीक है, ये हमारे 3 जो पहले पॉइंट से क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट डिक्लेयर योर ऑल एसेट इन द रिटर्न। ठीक है, आपने जो जितने भी आपके एसेट हैं वो आपने अपने रिटर्न के अंदर लाजमी शो करवाने हैं, क्योंकि अगर तो वो आपको चेक करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना है वीजा के लिए तो उनको आपने कुछ ना कुछ दिखाना है ना कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है। ये ना हो कि वो समझेंगे कि आपने वहां पे चले जाना, वापस आना नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ दिखाना है ना कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहां जाके अपना एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपने कैसे अपनी डिक्लेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने एफबीआर यहाँ पे आईआरएस पे चले जाना है। एक सेकंड, ये हाँ जी, आईआरएस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना एनटीएन आपने अपना
जी, आपने वहाँ पे जाके आरएस पे जाना था। आरएस पे जाने के बाद आपने वहाँ से लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन और ऊपर सीएनएससी और आपने पासवर्ड देने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने जैसे ही आपने ये देखना ये वाले रिटर्न जमा करवानी है ना, ये एनुअल सैलरी रिटर्न, उसके साथ ही आपने अपने सारे ऐसे डिक्लेयर करने हैं जब से आपने ये परचेज किए हों। फिर अगर तो आपने परचेज किए होंगे टैक्स से 2017 के अंदर 18 के अंदर, लेकिन आप अभी फाइलर हुए हैं तो आपने फिर 2017-18 की रिटर्न भी फाइल करनी है और उसमें जाके अपनी ये सब कुछ ये प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे जाके ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने फाइल करनी है। अगर फर्स्ट करें आपने 2022 के अंदर अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने रिटर्न के साथ अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, गोल्ड डिक्लेयर करना है या कार कुछ भी लिया वो डिक्लेयर करना है, या आपने ये वाला नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी होती है। इस रिटर्न के अंदर मैंने बताया होगा कैसे रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आपने देखना है मैं 2022 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ रिटर्न को 2022 की। अच्छा, वो कह रहा है कि आपकी पहले ही रिटर्न ओपन हुई है, ठीक है। एक सेकंड जल्दी से इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। पहले ड्राफ्ट के अंदर पड़ी होगी, ये मैंने पहले इसको ओपन किया हुआ था, इसी वजह से कह रहा है कि आपकी पहली ओपन है। इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। फिर वापस आता हूँ यहाँ पे जाने नॉर्मल रिटर्न के बाद ये देखिए यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, पीरियड 2022। ये देखिए सिलेक्ट। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है जिसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने अपनी गोल कैसे रिटर्न करना है, ये जो सैलरी वाली है जो आपको वहाँ से दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने सैलरी रिटर्न फाइल करने का बताया हुआ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैं बताना बैठ गया तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। आप ये पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद ये देखें ये लिखा हुआ है, ये अगर तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे करनी है। नॉन बिजनेस के अंदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना एड्रेस देना है, कमर्शियल नंबर, एड्रेस, सब कुछ एरिया सब कुछ बताने के बाद ओके कर देना है इसको। ओके करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये एक टैब ओपन होकर शो हो जाएगा। एक सेकंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करेंगे, इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ टैब ओपन होना शुरू हो गया। जो कॉस्ट होगी आपकी जितने भी आपने परचेज किया होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैं जैसे यहाँ पे 10 लाख एंटर कर देता हूँ। ये मैंने 10 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 10 लाख एंटर कर दिया, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कोई गोल्ड या कोई कार यहाँ पे अगर कुछ भी एंटर करना है तो वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पोजेशन ये लिखा हुआ ये वाली, इसके अंदर आप यहाँ जाके इसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाकर अपना गोल्ड एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मोटर व्हीकल है, आपको कार आपके पास पड़ी हुई तो आप वो यहाँ पे जाकर इसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना कार यहाँ पे आके इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी रिटर्न के अंदर। अब ये एपीआर को पता चल जाएगा कि ये इस बंदे के पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ जी, ये जो फर्द होती है ना, ये फर्द एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। जब वो एम्बेसी वाले चेक करते हैं ना, वो ये चेक करते हैं कि आपने रिटर्न के अंदर कौन कौन सी अपनी गवर्नमेंट को कौन सी अपनी प्रॉपर्टी दिखाई हुई है, ना कि ये देखते हैं कि वो फर्द जो होती है आप वो साथ लगा दें, उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो फर्द नॉन एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। आपने वही वो देखती हैं चीज़ें जो आपकी रिटर्न के अंदर डिक्लेयर हुई होती हैं, जैसे गोल्ड, कार, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवें पॉइंट के अंदर ये है कि नोट फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आपने नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। ज़्यादातर बंदे होते हैं कि एक्टिव होने के लिए जल्दी जल्दी अपने एंटीन क्रिएट करते हैं, एंटीन क्रिएट करने के बाद अपने लिए रिटर्न फाइल कर देते हैं। ये बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता। आपकी जो भी एनुअल इनकम वो आप लाजमी डिक्लेयर करें एफबीआर के अंदर, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फायदा भी लाजमी होना होता है, ठीक है। वो डिक्लेयर करने का फायदा ये होता है कि अगर आपने टैक्स को देना नहीं होता, क्योंकि टैक्स आपको पहले कट चुका होता है। वो अगर तो 6 लाख से कम है आपकी इनकम तो उस पर वैसे भी टैक्स नहीं है, तो वो आपको बताने में क्या हर्ज है, आप वहाँ पे जाकर बता सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, कैसे आप छोटी सी मतलब 5 मिनट के अंदर आप वहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करके आप बता सकते हैं एफबीआर वालों को कि मेरी ये एनुअल इनकम है, ठीक है। ये इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप नील रिटर्न फाइल करें, ठीक है। 6 पॉइंट के अंदर क्या है, ये क्या है, ओनली प्रॉपर्टी एक्सेप्ट विच इज डिक्लेयर इन रिटर्न, ठीक है। वो एम्बेसी वाले वही प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो आपकी रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो रिटर्न के अंदर यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी, ये जो यहाँ पे ये चीज़ें ये सारा कुछ वही है जो एसेट आपके पास पड़ा हुआ है। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो एम्बेसी वाले देखेंगे कि आपने अपनी जो ये देखें ना, ये वाली रिटर्न हम दिखाते हैं अपनी गवर्नमेंट को, वो देखेंगे कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपनी गवर्नमेंट को दिखाई हुई हैं, तो वही प्रॉपर्टी इनके नाम पे होगी, ना कि वही देखेंगे कि आपके पास फर्द कौन सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि सैलरी क्रेडिट हो रही है जो आपके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए सैलरी जो है ना, जब कंपनी आपको पे करती है या आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट कोई भी सैलरी पे करती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता होगा कि उनका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी डायरेक्ट क्रेडिट होती है, ठीक है। इसलिए वो लाजमी वो जो सैलरी होगी वो उसके अंदर क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी होती है, सबको पता है बैंक स्टेटमेंट वीजा के साथ लगानी होती है। और इसके अंदर यह है कि रिकन्सिलेशन यानी कि मैच होनी चाहिए, जो सैलरी आपको क्रेडिट हो रही है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, फर्ज करें 90,000 या 50,000 आपको बैंक अकाउंट के अंदर आपको आ रहा है अपनी कंपनी के अकाउंट की तरफ से, कंपनी अकाउंट में से आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। और वो 50,000 को मल्टीप्लाई करें, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम
कितने से 12 से जो एनुअल सैलरी होगी, तो एनुअल सैलरी आपने फिर इस रिटर्न के अंदर आपने शो की होगी ना, ये हमने यहाँ पे एनुअल सैलरी यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे जो आपने एनुअल सैलरी यहाँ पे शो की होगी वही एनुअल सैलरी कंपनी के अकाउंट से वो आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट होनी लाजमी है, ठीक है। रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी क्रेडिट, मैच सैलरी इन बैंक अकाउंट विद इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी सैलरी आपने दिखाई हुई है कि मेरी एनुअल सैलरी इतनी है, वही एनुअल सैलरी आपकी वो आपके बैंक अकाउंट में हर माह अपनी कंपनी से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने भी लाजमी है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे है कि आपने अपने दिखाना है कैश इन हैंड, आपने अपना कैश इन हैंड ज़्यादा से ज़्यादा रखना है अपना यहाँ पे। लेकिन ये पर्सनल एसेट, ये लायबिलिटी में जाना है, यहाँ पे जाने के बाद ये लिखा होगा कैश, ये कैश इन हैंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपने सेल करके कुछ करना होता है। अगर आप आगे भी जाके अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो एफबीआई आपसे पूछता है कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ से परचेज की है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये कैश इन हैंड मेरे पास पड़ा हुआ था, इस कैश इन हैंड से मैंने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर ली है, इसलिए कैश इन हैंड अपने पास रखना ज़्यादा होता है। और कैश इन हैंड से दिखाने से वीज़े के लिए ये हेल्पफुल होता है कि उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के पास इतने पैसे हैं कि ये अपने बाहर जाकर अपना खर्चा अपना बेयर कर सकता है, ठीक है। प्रॉपर डाटा रिटर्न स्टैंड फॉर वीजा, ठीक है। प्रॉपर डाटा आपने जो एक्चुअल डाटा आपने वहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपने 2017 में 15 में 16 में जो भी परचेज की है, आपने फिर 15 16 17 जो भी वो रिटर्न ओपन करेंगे, उस रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और साथ साथ वैसे से आगे रिटर्न अपनी सबमिट करते चले जाएंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आपने जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, कार होगी, आपने वहाँ पे रिटर्न वहाँ पे दिखानी है, क्योंकि इसका यार कोई फायदा नहीं, फायदा लाजमी होगा एफबीआर के अंदर, यानी इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। उसका कोई नुकसान नहीं है दिखाना है एफबीआर को कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ये कुछ है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बैलेंस, ये जो अकाउंट बैलेंस है वो आपका बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा भी वैसे भी बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा होता है, ये आप दिखा देते हैं अपना एक्सपेंस वहाँ पे एम्बेसी को दिखाने के लिए कि ये बंदा इतने एक्सपेंस कर सकता है, अपने बेयर कर सकता है, क्योंकि इसके पास इतनी इनकम है। ओके, नो रूल ऑफ इनकम, यानी कि कुछ खास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताइए एमबीसी वालों ने कि मिनिमम इतनी, मतलब मिनिमम कोई 50,000 होनी चाहिए इसकी सैलरी, यानी 50,000 मंथली सैलरी इसकी होनी चाहिए, 60,000 मंथली सैलरी इसकी होनी चाहिए, ये ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ जो हम उसका वीज़ा लगाएंगे क्योंकि 50,000 होगी, 90,000 होगी, लाख होगी, 2 लाख होगी, ऐसा कोई कुछ रूल नहीं बताया हुआ एमबीसी वालों ने। इसलिए कोई भी आपकी इनकम है, मैंने यहाँ पे जैसे 90,000 यहाँ पे मंथली आप यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा कोई रूल नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये 12 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम 13 पॉइंट देखते हैं। आपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है एफबीआर से, ठीक है। जो भी आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है आपकी कंपनी ने, ठीक है, वो आप यहाँ पे आके ये देखेंगे, जो ये मैंने लिखा होता है ना, ये टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, या आप जब जाएंगे अपनी कंपनी से या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी तो जो होती है ना सैलरी, जिनको आ जाती सैलरी स्लिप आई थी, उसके ऊपर लिखा होता है कि कितना उनका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने। वो आपने उनसे ले लेना है, उनसे लेने के बाद आपको यहाँ पे आके वो सेम आप यहाँ पे आके उसको लेस करेंगे कि मेरा इतना डिडक्ट टैक्स मेरे कंपनी वाले ने डिडक्ट कर लिया हुआ, ठीक है। नीचे देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि टैक्स नॉट डिडक्टेड, अगर टैक्स उन्होंने डिडक्ट नहीं किया तो फिर अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, यानी अगर आपका 12,000 टैक्स बन रहा था यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ से 12,000 टैक्स बन रहा था लेकिन आपका डिडक्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो आप ये 12,000 का 12,000 भी फिर एफबीआर को वहाँ पे इसका चलान बनेगा, वो आप एडवर्टेड इनकम टैक्स के अंदर इसको पे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप अब नीचे आ जाते हैं। और क्या रह गया हमारा, अब 14 हो गया था, हाँ, पे टैक्स एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। हाँ, यही चीज़ थी कि अगर आपका रिटर्न कंपनी ने आपका टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो फिर आप रिटर्न फाइल करते हुए अपना वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। चेक एफबीआर मालूमात, इसके जरिए होता है कि आप जाके एफबीआर मालूमात के अंदर, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ पे जाके आप एफबीआर मालूमात, ये देखिए एफबीआर मालूमात, आप यहाँ पे जाके जो आपका ये होता है ना, इसका सीएनएसी पासवर्ड, वही आपका सीएनएसी पासवर्ड इसका होता है, एसेट इंक्वायरी, ये देखें। इसके अंदर ये होता है कि आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी ने आपका मैं इसको यहाँ पे आपको लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ। अगर तो कोई थर्ड पार्टी ने आपका कोई टैक्स वगैरह विदहेल्ड किया हुआ, वो आपको पता चल जाएगा किसने विदहेल्ड किया हुआ है, तो उसको वो आप अगर तो विदहेल्ड किया हुआ तो आप अपने रिटर्न के अंदर यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। वो वीजा वाले जब देखेंगे ना कि इस बंदे ने इसका टैक्स किसी थर्ड पार्टी ने विदहेल्ड किया हुआ, इसे अपने रिटर्न के अंदर भी दिखाया हुआ है, तो फिर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर वो पैसे देखेंगे कि इसका टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है लेकिन इसका अपने रिटर्न के नहीं दिखाया होगा, यानी इसको पता ही नहीं है कि इसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, इस बंदे ने आगे जाके करना क्या है, क्योंकि वो टैक्स विदहेल्ड होता है थर्ड पार्टी ने, तो वो आप दिखा दे, तो अपने रिटर्न के अंदर भी दिखा दे कि मेरा थर्ड पार्टी ने डिडक्ट किया हुआ, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। और ये चेक मालूम एफबीआर मालूमात तो भी पता चल जाएगा कि एफबीआर के पास आपकी कौन कौन सी मालूमात है, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी का उनको पता है। देखिए मैं इसको यहाँ से लॉगिन करता हूँ, अगर हो जाए तो प्लीज लॉग इन टू आरएस टू सी, हाँ ठीक है। वो एक सेकंड, वो कह रहा है कि यहाँ से आके आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नया ही ऑप्शन आया हुआ है कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
ये देखें FBR मालूमात, आप यहाँ पे आके एसेट इंक्वायरी, यहाँ पे जितने भी एसेट आपके नाम पे होंगे और FBR को पता है ना, ये देखें ये विद होल्डिंग होगा, ये वाला विद होल्डिंग, ये देखें यानी ये वाली विद होल्डिंग है, ये आपके नाम पे हुई होगी। ये आपने अंडर सेक्शन के अंदर जाके ये कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक के अंदर, ये देखिए जो 0.6% होता था 2016 के अंदर इस बंदे का कटा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जाके वहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स है, आप एडजस्टेबल टैक्स में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो और FBR को प्रॉपर्टी का पता है तो वो इसका तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो वो प्रॉपर्टी वाले टैब में यहाँ पे आ जाएगी कि FBR को पता होगा कि इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है, वो वाली प्रॉपर्टी फिर आपने लास्ट में रिटर्न शो करवानी है कि इस बंदे के पास ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे कोई कार है, अगर रजिस्टर हुई है, FBR को पता है तो उसने आपने यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक आएगा आपके अंदर, ये सब कुछ आ जाएगा FBR मालूमात के अंदर। आपके नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होगी, फर्ज वगैरह इंतकाल अगर हुआ है तो आपकी ये सब कुछ यहाँ पे, ये आपका ट्रैवल वगैरह किया हुआ, डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट की है, व्हीकल ये विद होल्डिंग अगर आपकी हुई है, ये सब कुछ FBR खुद ब खुद वहां से डायरेक्ट कलेक्ट करता है और यहाँ पे आके एंटर कर देता है, ठीक है। अभी कितने पॉइंट हो गए? 15 पॉइंट्स हो गए हैं। और ये लास्ट पॉइंट है 16वां, प्रिपेयर आर डॉक्यूमेंट नाइसली, ठीक है। यानी कि हर आपने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने बना के एम्बेसी के अंदर देना है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है। तो मैंने आपको रिटर्न के बारे में बता देना कि आपने रिटर्न कैसे कैसे फाइल करनी है, और आपने बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपने बाकी सारी चीज़ें अपनी कैसे एम्बेसी के अंदर देनी है ताकि आपके वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये एक वीडियो थी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने आगे पूरे ये 16 पॉइंट आपको ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं से ये पिक करके, कुछ मुझे खुद पता थी, ये फिर आगे पिक करके यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि इस एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ क्लियर कर दूं कि आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल करें जिससे आप वीजा लगने के चांस इंक्रीज हो सकें, ठीक है। इसके अंदर बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मेरे इस नंबर, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, तो आप इस नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अंदर जॉब्स और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये आईएस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।